हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के इस वीडियो में हम मार्च 2022 माह के सारे करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से। तो रशिया ने इस मिसाइल से अटैक किया यूक्रेन को। ये पहला नेक्स्ट जनरेशन का वेपन है जिसका यूज युद्ध में हुआ है। न्यूक्लियर कैपेबल वेपन है और इसकी स्पीड साउंड के 10 गुना है। वेपन की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर की है और इसका वेट मतलब ये 480 केजी का वेट वहन कर सकती है। आगे है वर्ल्ड हेरिटेज रिपोर्ट 2022। ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिलीज की गई, जिसमें 150 कंट्रीज को रैंक किया गया 0 से 10 के स्केल में। इसमें कुछ फैक्टर के आधार पर रैंकिंग की जाती है, जिसमें जीडीपी पर कैपिटा इनकम, सोशल सपोर्ट, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक चॉइस और परसेप्शन ऑफ करप्शन शामिल होते हैं। ये रिपोर्ट 2012 से रिलीज होती आ रही है। इसमें पहली रैंक मिली है फिनलैंड को और इंडिया की रैंक 136 है। लास्ट ईयर 139 थी, मतलब इंडिया प्रोग्रेस में है। आगे जानते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के बारे में। ये 2005 से दिया जा रहा है। ये मैन बुकर प्राइज से अलग है। ये है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। तो ऐसी सारी बुक्स जिनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके ब्रिटेन या आयरलैंड में उन्हें पब्लिश किया जाता है, उन बुक्स को ये प्राइज मिलता है। यह प्राइज ऑथर को और ट्रांसलेटर दोनों को ही एक साथ दिया जाता है, जिसमें 50,000 यूरो का प्राइज मिलता है। हाल ही में ऑथर गीतांजलि श्री की बुक या नोवेल रेत समाधि को इस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। इस रेत समाधि का ट्रांसलेशन किया है डेजी रॉकवेल ने और नाम दिया टॉम्ब ऑफ सैंड। आगे जानते हैं पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना के बारे में। इस परियोजना के विरुद्ध वलसाड़ जिले के खपरदा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि विस्थापितों को उतना मुआवजा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। अब याद रखिएगा, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट शुरू हुए थे 1980s में, और यहाँ पर जो पार नदी है ना, वो नासिक से निकलती है और तापी तथा नर्मदा नदी तो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। आगे बात करते हैं पोस्ट एक्ट 2013 के बारे में। इसका फुल फॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013। एक्ट के अनुसार 10 सदस्यों से अधिक एम्प्लॉय वाली किसी भी संस्था या कंपनी में विमेंस के मामलों से संबंधित एक ग्रेवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म या कमेटी होगी। ये विमेंस की सेफ्टी के लिए बनाया गया था। 1997 में विशाखा गाइडलाइन भी लाई गई थी, जो लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस हैं। आगे बात करते हैं आसानी साइक्लोन के बारे में। इस साइक्लोन को नाम दिया है श्रीलंका ने। ये इस वक्त का पहला साइक्लोन है जिसने बे ऑफ बंगाल को हिट किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप को मेनली हिट किया है इसने। आगे है नेशनल रेल प्लान विजन 2030। इसका एम है कि 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाना है। साथ ही रेलवे फ्रेट्स मतलब मालगाड़ियों का जो शेयर्स हैं वे रेलवे में 45% तक इंक्रीज करना है, और इन फ्रेट रेलगाड़ियों की स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज करनी है, ताकि ट्रांजिट टाइम रिड्यूस किया जा सके। और इसी से संबंधित विजन 2024 भी सामने आया था, जिसमें ऑल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज करना है, मल्टी ट्रैकिंग सिस्टम लाना है, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की रेल्स चलानी है, लेवल क्रॉसिंग्स को ख़त्म करना है, वहीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाने हैं और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना है रेलवेज में। आगे है कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022। इस अमेंडमेंट का उद्देश्य कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अकाउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना है। इस कमीशन की एक्टिविटीज़ को पार्ट टाइम मेंबर्स का एक बोर्ड सुपरवाइज करेगा तथा इसके लिए पेनल्टी गाइडलाइन भी लाई जाएंगी। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कंपटीशन एक्ट 2002 के माध्यम से बना एक सांविधिक निकाय है। अब आगे एक OECD के स्टेटमेंट की बात करते हैं। OECD ने कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर से ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में 1% की कमी आएगी। OECD की बात करें तो 1948 में बना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पहले OEEC के नाम से जाना जाता था। तब इसमें सिर्फ यूरोपीय कंट्रियां मौजूद थी। 1961 के बाद इसका नाम OECD पड़ा। उसके बाद इसमें नॉन यूरोपियन कंट्रीज भी मेंबर हैं। OECD का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसमें 38 हाई इकोनॉमी वाली मेंबर कंट्रीज हैं और इंडिया इसका सदस्य नहीं है। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने का काम करता है। OECD के गवर्नेंस के लिए 3 भाग होते हैं। पहला OECD काउंसिल, जिसमें डायरेक्शन और गाइडलाइन का कार्य होता है। फिर OECD सब्सटेंसिव कमेटी, जिसमें पब्लिकेशन, टास्क फोर्स, कॉन्फ्रेंसेस आदि का काम होता है। और तीसरा है OECD सेक्रेटेरिएट। ये एक सपोर्टिव प्लेटफॉर्म है। आगे जानते हैं कामिकाज़े ड्रोन के बारे में।
ये यूएसए का टैक्टिकल ड्रोन है और इसे यूएसए ने यूक्रेन को दिया। ये रिमोटली कंट्रोलेबल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जिसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है और ये आसमान में 45 मिनट तक रह सकता है और किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए खुद ही उसे हिट करता है और खुद डिस्ट्रॉय होकर टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बात करते हैं पीएम दक्ष योजना के बारे में। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा चलाई जा रही है 2021 से, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न योजना। ये योजना मार्जिनलाइज्ड पर्सन को स्किल डेवलपमेंट का काम करती है, जिसमें SC STs, OBCs, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, सैनिटेशन वर्कर्स और वेस्ट पिकर्स आदि आते हैं। इस क्लास के 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को स्किल प्रोवाइड की जाएगी और इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आदि के माध्यम से किया जाएगा। आगे बात करते हैं बहिनी स्कीम के बारे में। ये स्कीम है सिक्किम गवर्नमेंट की, जिसके तहत 9वीं से 12वीं क्लास की बच्चियों के लिए फ्री एंड सेफ सैनिटरी पैड प्रोवाइड करने के लिए वेंडिंग मशीन्स लगाई जाएंगी 210 स्कूल्स में। बात करते हैं टोयोटा मिराई के बारे में। यहाँ मिराई का मतलब होता है फ्यूचर। टोयोटा मिराई इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मतलब कार है, जो कि सिंगल चार्ज में 650 किलोमीटर तक चलने की कैपेसिटी रखती है और इसका रिफ्यूलिंग टाइम होगा सिर्फ 5 मिनट। हाँ, लेकिन ये फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ किया जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीडेंट्स के साथ मिलकर इलेक्ट्रिसिटी और H2O एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। टोयोटा मिराई को हाल ही में लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। बात करते हैं नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने लाया है। ये एप्लीकेशन स्टेट लेजिस्लेटिव हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा आदि को डिजिटल बनाने का काम करेगा। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 60:40 का कंट्रीब्यूशन होगा स्टेट और सेंटर का, तथा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 90:10। 2021 में बिहार पहला स्टेट था जिसने नेवा ऐप लाया था बिहार की विधानसभा को डिजिटल करने के लिए। आगे बात करते हैं आरबीआई के न्यू माइक्रो फाइनेंशियल लैंडिंग नॉर्म्स के बारे में। इन नॉर्म्स के तहत कोई भी बैंक यदि ऐसे व्यक्ति को लोन देता है जिसकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए तक या उससे कम है, तो उस लोन के रीपेमेंट के लिए जो किस्त होगी वह मंथली इनकम की 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। आरबीआई का यह नॉर्म सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, NBFCs, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आदि सभी के लिए है। बात करते हैं इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप के बारे में। ये फेलोशिप 2D सेमीकंडक्टर्स पर कार्य करने वालों को दी जाती है और ये डॉक्टरेट करने के बाद, मतलब PhD करने के बाद मिलती है फेलोशिप, ताकि PhD के बाद कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंटली रिसर्च कर पाए। इसके लिए इंडियन सिटीजन होना या PIO कार्ड होल्डर होना आवश्यक होता है। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 12th में व्यक्ति के CGPA 60% से अधिक हो तभी ये फेलोशिप मिलेगी और फेलोशिप में 1,25,000 पर मंथ 5 साल तक दिए जाते हैं और 7 लाख रुपए तक का रिसर्च ग्रांट भी प्रोवाइड किया जाता है। आगे जानते हैं फूल देई के बारे में। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है उत्तराखंड का, जो मार्च अप्रैल में कुमाऊं गढ़वाल रीजन में मनाया जाता है। इसमें बच्चे घर घर में फूल बांटते हैं और इन बच्चों को फुलियारी कहा जाता है। आगे आता है सील्ड कवर्ड ट्राइस्प्रूडेंस। सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए सरकारी डॉक्यूमेंट सील्ड कवर रूप में भेजे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही सील्ड होने चाहिए। आगे है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसकी स्लो प्रोसीजर पर बात कही है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए लाया गया था, जिसे इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब बात करें गैंगेटिक डॉल्फिन की, तो इसे शूशू भी कहा जाता है। इनकी आंखें नहीं होती और ये फ्रेश वाटर में रहती हैं। IUCN की एंडेंजर्ड लिस्ट में है। आगे है 15 मार्च। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डिक्लेयर किया है। यह रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने इंट्रोड्यूस किया था। आगे आता है व्हाइट फास्फोरस। ये सफ़ेद रंग का व्हाइट या येलो कलर का वैक्सी सॉलिड है जो नेचुरली नहीं मिलता है, लेकिन फॉस्फेट रॉक द्वारा बनाया जाता है।
हाईली कंबस्टेबल है, मतलब जल्दी जल जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही साथ जल जाता है। अभी तक इसे केमिकल वेपन घोषित नहीं किया गया है, लेकिन रशिया ने फास्फोरस बॉम्ब से अटैक किया यूक्रेन पर। व्हाइट फास्फोरस रूम टेम्परेचर से 10 से 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर भी फायर कैच कर लेता है। आगे बात करते हैं ब्लॉकचेन गेमिंग के बारे में। देखिए, नॉर्मल गेमिंग में क्या होता है कि हम किसी भी वेपन को खरीद सकते हैं या फिर कॉइन्स के माध्यम से उन्हें जीत सकते हैं, लेकिन अब ब्लॉकचेन गेमिंग में आर्मर्स या गन्स को हम जब खरीदेंगे, जो हमारे पास हथियार है, अब वो हमारा असेट बन जाएगा। हम किसी भी ऐसे गेम में जो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है या उस हथियार को सपोर्ट करता है, तो इस प्रकार के अलग अलग गेम्स में भी उस एक पर्टिकुलर हथियार का यूज़ हम कर सकेंगे जिसके हम ओनर हैं। इस तरह का ब्लॉकचेन गेमिंग सबसे पहले 2017 में क्रिप्टो किटीज था। इस गेमिंग में नॉन फंजिबल टोकन या NFT मुख्य रोल प्ले करेगा। आगे है टचलेस टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। तो कोविड-19 के चलते प्रॉक्सिमिटी सेंसर के माध्यम से 9 सेंटीमीटर की दूरी से भी डिवाइस को ऑपरेट किया जा सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। ये एक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलप किया जाएगा। आगे आता है मैन पैड्स, मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये सिस्टम USA और नाटो यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। मैन पैड्स एक शॉर्ट रेंज, लाइट वेट एंड पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसका वेट 10 से 20 किलोग्राम होता है और लंबाई 1.8 मीटर है। इसकी फायरिंग रेंज 8 किलोमीटर तक है और हाइट में रेंज 4.5 किलोमीटर है। अलग अलग देशों में अलग अलग इसके वेरिएंट्स हैं। USA में इसका नाम स्टिंजर है, रसिया में इगला है और चाइना में FN6 है। ये फायर एंड फॉगेट टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया के बारे में। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इसे रिलीज़ किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत पॉपुलेशन सेंसस तथा मोर्टेलिटी रेट को बताता है। इसके अनुसार मातृ मृत्यु दर में 10 पॉइंट की कमी आई है, 8.8% की कमी आई है। अब यह आंकड़ा 113 से घटकर 103 हो गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में। इसने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। 1922 में बना था ये। पहले इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज था। इसमें ऑफिसर्स कैडर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। ये देहरादून में स्थित है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत इसका एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी ट्रेनिंग कमांड के अंतर्गत है। इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल है। आगे है स्लिप्सिमोपोडी बाइडनी। ये जो बाइडन के नाम पर रखा गया है। ये सेंट्रल अमेरिका में मिली एक स्पीसीज का फॉसिल है, जो वैम्पायरोपोड्स स्पीसीज से संबंधित है। इसका एग्जिस्टेंस 328 मिलियन ईयर एगो था। यह जीव 12 सेंटीमीटर लंबा था और चौड़े पंख होते थे। इसके टॉर्पेडो शेप का होता था और 10 फंक्शनल आर्म होते थे। आगे आता है जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949। ये कन्वेंशन युद्ध के दौरान बर्बरता कम करने के लिए लाया गया था। इसे 194 कंट्रीज ने रेटिफाई किया है। इस कन्वेंशन का मोटो था कि जो भी व्यक्ति युद्ध में संलग्न नहीं है, उन्हें बचाया जाए। इसमें सिटीजन्स, मेडिकल एड वर्कर्स, प्रिजनर ऑफ वॉर्स, वाउंडेड और सिक लोग आते थे। हाँ, लेकिन जेनेवा कन्वेंशन में बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन के इस्तेमाल की कोई बात नहीं कही गई। आगे जानते हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बारे में। ये गांधीनगर गुजरात में बनाई जा रही है एक एक्ट के माध्यम से। इसमें अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, डिप्लोमा आदि प्रोग्राम चलाए जाते हैं और इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी डिक्लेयर किया गया है। आगे आता है इंडिया वाटर पिच प्लॉट स्केल स्टार्टअप चैलेंज। ये अमृत 2.0 के तहत लाया गया एक चैलेंज है, जिसमें वाटर से संबंधित विभिन्न प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पेश करने को कहा जाता है। इसमें विभिन्न स्टार्टअप्स वाटर संबंधी प्रॉब्लम के लिए अपने इनोवेशंस बताते हैं। DPIIT के तहत जितने भी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं, वे इस प्रोग्राम के लिए या चैलेंज के लिए एलिजिबल हैं। चैलेंज के लिए 100 फाइनलिस्ट लिस्टेड किए जाएंगे, जिसमें 20 लाख रुपए और मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा। आगे है हलारी ब्रीड ऑफ डोंकी। ये डोंकी की प्रजाति है जो गुजरात के जामना जिले में मिलता है। इस गधे का मिल्क एक्सपेंसिव होता है और इसका इस्तेमाल भारवाड़ और रेवरी कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। इनकी संख्या में कमी आ रही है हाल में। आगे है गैलियम नाइट्राइड इकोसिस्टम एनेबलिंग सेंटर एंड इंक्यूबेटर। ये IISc बेंगलोर में उपस्थित है। अब यहाँ गैलियम नाइट्राइड के बारे में जान लेते हैं। तो इसका यूज़ सेमीकंडक्टर बनाने में होता है। ब्लू LED सेंसिंग एंड इमेजिंग डिवाइस भी बनते हैं इससे, और यह हाई टेम्परेचर बियर करने में सक्षम भी है।
आगे है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन 1975। इसे 1972 में जेनेवा में साइन किया गया और 1975 से एनफोर्स किया गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूक्रेन में मीटिंग की है जिसमें इंडिया को मिलाकर 183 कंट्रीज शामिल हुई। अब ये बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन जो है ये विश्व का पहला मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जिसमें वेपन की एक पूरी कैटेगरी को ही बैन किया जा रहा है। आगे है संथाली सहराई मुराल्स। ये उड़ीसा और झारखंड की पेंटिंग है। हाल ही में इसके आर्टिस्ट अपने आर्ट को बदल रहे हैं, पेंटिंग करने के तरीके को बदल रहे हैं। संथाली सहराई मुराल्स मिट्टी की दीवार पर बनाई जाने वाली पेंटिंग है जो 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य बनाई जाती थी। इसमें सफ़ेद मिट्टी को दीवार पर लगाकर उस पर कलरफुल पेंट किया जाता है। 2020 में सहराई मुराल्स को जीआई टैग भी दे दिया गया है। आगे जानते हैं 1954 के हेग कन्वेंशन के बारे में। इसके तहत यूनेस्को यूक्रेन की अथॉरिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है ताकि युद्ध के दौरान इस कन्वेंशन को लागू किया जा सके। हेग कन्वेंशन 1954 के माध्यम से कल्चरल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। इंडिया भी हेग कन्वेंशन का एक पार्टी है। कन्वेंशन को लागू करने का काम करता है ब्लू शील्ड जो 1996 में बना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आगे है टेम्पररी प्रोटेक्शन डायरेक्टिव्स। इसमें यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ने टीपीडी एक्टिव किया है। देखिए टीपीडी में क्या होता है कि युद्ध में लगे किसी भी देश के रेफ्यूजीज़ के लिए उन्हें शरण देने के लिए जब नॉर्मल या स्टैंडर्ड असाइलम सिस्टम काम नहीं कर पाता तब डिस्प्लेस्ड लोगों को इमीडिएट और टेम्पररी प्रोटेक्शन दिया जाता है जो भी लोग नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से हैं। ये बाध्यकारी समझौता है यूरोपियन यूनियन के सभी देशों के लिए। इसमें रेफ्यूजीज़ को रेसिडेंट, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, मेडिकल ट्रीटमेंट, हाउसिंग आदि की सुविधाएं देनी होती हैं। आगे आता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इसका 5th एडिशन मालदीव में हुआ था। ये सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के मध्य होता है। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के लेवल की मीटिंग होती है। मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। 2011 से शुरू हुआ था ये। आगे जानते हैं अमेंडमेंट टू माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के बारे में। इस एक्ट में यूनियन कैबिनेट ने संशोधन को अप्रूव कर दिया है। अब कुछ इस प्रकार की मिनरल्स की माइंस का भी ऑक्शन किया जाएगा। इसमें आएंगे ग्लूकोनाइट्स और पोटास जिनका यूज़ फर्टिलाइजर्स में होता है, एमराल्ड्स, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए काम आते हैं, और इनके अलावा एंड्यूसाइट, सिलिमेनाइट और मोलिब्डेनम जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स का भी माइनिंग के लिए ऑक्शन किया जाएगा। इस एक्ट में सुधार के फायदे ये होंगे कि माइनिंग को इंसेंटिवाइज करने से इंपोर्ट में कमी होगी और सेल्फ रिलायंट बनेगा इंडिया। आगे आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये सेंटर गुजरात के जामनगर में बनेगा। यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दे दिया है। इसका एस्टेब्लिशमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत किया जाएगा। ये अपनी तरह का पहला और एकमात्र ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर होगा। इस सेंटर के कार्य क्या होंगे? तो इस सेंटर के माध्यम से आयुष मेडिसिन की ग्लोबल पोजीशनिंग सुनिश्चित की जाएगी। उनके सेफ्टी, क्वालिटी, एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी और रैशनल यूज़ को एंश्योर किया जाएगा। साथ ही आयुष से संबंधित नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, टूल्स, मेथोडोलॉजी आदि को डेवलप किया जाएगा ताकि आयुष के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न डाटा को कलेक्ट, एनालाइज और इम्पैक्टफुल असेसमेंट किया जा सके। साथ ही इस क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। बिग फैक्ट कि फिलीपींस ने एज ऑफ सेक्सुअल कॉन्सेंट को बढ़ाकर 12 से बढ़ाकर 16 कर दिया है। मतलब वहाँ 16 साल से अधिक उम्र के बच्चे एडल्ट माने जाएंगे, जैसे भारत में 18 साल के ऊपर के माने जाते हैं। आगे बात करते हैं नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में। इस पुरस्कार की शुरुआत 1999 में हुई थी। हर साल 8 मार्च को दिया जाता है। दिस इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर वुमन। ये किसी भी एक इंडिविजुअल को या ग्रुप को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को दिया जा सकता है। इसका अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि और सर्टिफिकेट देते हैं। ये 25 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मिलता है। आगे बात करते हैं साहित्य उत्सव के बारे में। इस फेस्टिवल का आयोजन 10 से 15 मार्च के बीच हुआ। ये एक प्रकार का लिटरेचर फेस्टिवल है। साहित्य अकेडमी अवार्ड भी यहीं दिए जाते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड की शुरुआत 1954 से हुई थी। आगे बात करते हैं बोमा कैप्चरिंग टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक अफ्रीका में यूज़ की जाती थी। इसमें क्या होता है कि कोन के शेप में फेंसिंग की जाती है और कोन के शुरुआत में एक पिंजरा रख दिया जाता है
और इसके माध्यम से एनिमल को पकड़ा जाता है। अब ये टेक्निक न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि केवलादेव नेशनल पार्क से ट्रांसलोकेट किया जाना है टाइगर को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में। तो टाइगर को वहाँ लोकेट करने से पहले उसका भोजन मतलब डियर्स को वहाँ लोकेट किया जाना है। तो केवलादेव नेशनल पार्क के डियर्स को इस बोमा कैप्चरिंग टेक्निक के माध्यम से पकड़कर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया। बात करें केवलादेव नेशनल पार्क की तो ये मैन मेड और मैन मैनेज्ड वेटलैंड है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जिसे 1971 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है ये कोटा राजस्थान में ही है और 1955 में से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया। 2004 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। चंबल रिवर के ईस्टर्न बैंक में स्थित है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और इसके ही पैरेलल 2 माउंटेन्स भी उपस्थित हैं। पहला है मुकुंदरा माउंटेन और दूसरा है गारगोला माउंटेन। और इसके क्षेत्रफल में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आती हैं, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जानते हैं इंडिया आर्कटिक पॉलिसी के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने आर्कटिक रीजन के लिए अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की है। इसका टाइटल रहा इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके मुख्यतः 6 पिलर्स हैं। पहला, स्ट्रेंथनिंग इंडियन साइंटिफिक रिसर्च एंड कॉपरेशन। दूसरा, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तीसरा, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। चौथा, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी। पांचवा, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। और छठा है नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग इन आर्कटिक रीजन। अब ये देखते हैं कि आर्कटिक रीजन में इंडिया ने क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रखी हैं। 1920 से स्वालबर्ड ट्रीटी के माध्यम से इंडिया का एंगेजमेंट शुरू हो गया था ब्रिटिश एरा के समय से ही। फिर स्वतंत्र भारत में आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम शुरू हुआ 2007 में। इसी के माध्यम से अभी तक भारत ने आर्कटिक में 13 एक्सपेडिशन भेजे हैं और अभी 23 एक्टिव साइंस प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ। फिर भारत को आर्कटिक काउंसिल में ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला है और आर्कटिक में भारत का एकमात्र फंक्शनल स्टेशन है हिमाद्री। ये नए एल्संड में है, स्वालबार्ड में, जो नॉर्वे की टेरिटरी है। आगे बात करते हैं हिमालयन ग्रिफिन वल्चर के बारे में। तो हाल ही में असम में 100 ग्रिफिन वल्चर्स को मृत पाया गया। ग्रिफिन वल्चर IUCN की नियर थ्रेटेंड लिस्ट में है। इनके हैबिटेट की बात करें तो हिमालय, तिब्बत के पठार में 1500 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। साथ ही पाकिस्तान में, सेंट्रल एशियन कंट्री जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि में भी पाए जाते हैं। साथ ही चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी मिलते हैं। आगे बताइए चैचन्या रीजन कहाँ स्थित है। ये रशिया की टेरिटरी है और काकेसस पर्वत के नदर्न एरिया में है। साथ ही कैस्पियन सी से भी लगा हुआ है और अपना बॉर्डर जॉर्जिया से शेयर करता है। चैचन्या रीजन की कहानी इस तरह है कि 1991 के बाद जब USSR का विघटन हुआ तो चैचन्या लोगों ने भी युद्ध लड़े रूस से स्वतंत्र होने के लिए। इसमें 2 युद्ध हुए, 1994 से 96 के बीच और 1999 से 2009 के बीच। लेकिन दोनों ही युद्धों में इस रीजन के लोगों की हार हुई और हाल ही में यहाँ पर रूल कर रहे हैं रमजान कैडिरोव, जो रशिया के रूल के अंडर में काम करते हैं। आगे एक्सरसाइज लेमित्ये 2022 के बारे में जानते हैं। ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल में एक बार होती है। 2001 से चल रही है। यह एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और सेशल्स डिफेंस फोर्स के मध्य होती है। इसे कंडक्ट कराया गया है 22 से 31 मार्च के मध्य सेशल्स डिफेंस एकेडमी में। सेशल्स एक हिंद महासागर में उपस्थित कंट्री है जिसमें 115 आइलैंड हैं। आगे एक फैक्ट कि 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। 2010 से मनाया जा रहा है और इस साल की थीम है मॉनिटर द स्पैरो एंड अदर कॉमन बर्ड्स। वर्ल्ड स्पैरो डे की शुरुआत नेचर फॉरएवर सोसाइटी के माध्यम से की गई, जो एक NGO है। इसे मोहम्मद दिलावर ने शुरू किया था। आगे बात करते हैं एक्सोमार्स मिशन के बारे में। ये रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस का मार्स मिशन है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ कॉपरेशन में किया जा रहा था। लेकिन अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना कॉपरेशन सस्पेंड कर दिया है रशिया के साथ। अब एक टर्म को समझते हैं, फिनलैंडाइजेशन। ये यूक्रेन और रशिया वॉर के चलते सामने आया था। इस वॉर को फिनलैंडाइजेशन के माध्यम से सॉल्व करने की बात की जा रही है। फिनलैंडाइजेशन क्या है? देखिए, ये फिनलैंड कंट्री से ही संबंधित है। हुआ क्या था कि कोल्ड वॉर के समय फिनलैंड ना तो USA के साथ रहा और ना ही रशिया के साथ, मतलब न्यूट्रल स्टांस था फिनलैंड का। तो इसी के चलते 1948 और 1961 में रशिया और फिनलैंड के मध्य एक ट्रीटी साइन होती है, जिसमें फिनलैंड ने यह इंश्योर किया कि वह अपनी भूमि का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ नाटो या वेस्टर्न कंट्रीज़ को नहीं करने देगा और ऑब्वियसली रशिया को भी नहीं करने देगा। इसी पर यह वर्ड सामने आया, फिनलैंडाइजेशन।
आगे जानते हैं ओल चिकी स्क्रिप्ट के बारे में। ये संताली भाषा की लिपि है, मतलब संताली भाषा को ओल चिकी स्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस लिपि में ट्रांसलेट किया गया है हाल ही में। इसे इन्वेंट किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। इन्हें गुरु गोमके भी कहा जाता है। 2011 में हुए सेंसस के अनुसार 70 लाख लोग संताली भाषा बोलते हैं और इसके साहित्य 15वीं सदी पुराने हैं। संताली भाषा को अनुसूची 8 में 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से ऐड किया गया और 2005 से इस भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। आगे बात करते हैं नवरोज उत्सव के बारे में। हाल ही में पीएम मोदी ने इस उत्सव की बधाई दी। ये पारसी कम्युनिटी का उत्सव है, लेकिन इसे मुस्लिम भी सेलिब्रेट करते हैं, सिया और सुन्नी दोनों मुस्लिम। हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है नवरोज, जिसकी शुरुआत 1079 एडी में हुई थी। इसे पर्सियन किंग जलालुद्दीन मालिक शाह द्वारा शुरू किया गया, जिसे इन्होंने अधिक से अधिक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शुरू किया था। नवरोज उत्सव को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ इंडिया का भी दर्जा दिया गया है। इंडिया में इसे जमशेद नवरोज कहा जाता है। आगे जानते हैं आर्सेनिक पॉल्यूशन के बारे में। तो जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में एलोकेटेड फंड में ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जिनके जल रिसोर्सेज में केमिकल कंटेमिनेशन ज़्यादा है और मुख्यतः आर्सेनिक से पॉल्यूटेड है, तो ऐसे पॉपुलेटेड रीजन को 10% वेटेज दिया जाएगा जल जीवन मिशन के तहत। आर्सेनिक की बात करें तो यह एक सेमी मेटेलिक केमिकल कंपोनेंट है जो एयर, वाटर और लैंड तीनों में पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है। अब इसके सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन क्या है, मतलब पॉल्यूशन कहाँ से होता है, तो जियोजेनिक पॉल्यूशन भी होता है, मतलब सॉइल के माध्यम से ये डायरेक्ट वाटर में मिल जाता है। फिर ग्राउंड वाटर, एल्यूवियल सेडिमेंट्स, टेक्टोनिक प्रोसेसेस आदि के माध्यम से भी आर्सेनिक पॉल्यूशन होता है। अब इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, तो ह्यूमन में आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है। स्किन, लंग, किडनी, ब्लैडर आदि का कैंसर हो सकता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट के रूप में। साथ ही कोरोनरी हार्ट डिजीज, ब्रोंकाइटिस, हाइपरकीरेटोसिस और आर्सेनोकेसिस जैसे रोग भी होते हैं। आगे आता है आईएनएस शिवाजी। ये कोई शिप नहीं है, बल्कि लोनावला महाराष्ट्र में उपस्थित इंडियन नेवल स्टेशन है। इसी में नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी उपस्थित है, जो 2014 में बना। हाँ, तो इसी आईएनएस शिवाजी इंडियन नेवल स्टेशन में नेवी और कोस्ट गार्ड ऑफिशियल को ट्रेनिंग दी जाती है। इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने मरीन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईएनएस शिवाजी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया है। अब आगे बात करते हैं बिप्लोबी भारत गैलरी के बारे में। तो प्रधानमंत्री ने इसे इनॉग्रेट किया विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में 23 मार्च को शहीद दिवस के दिन। इसमें विभिन्न क्रांतिकारियों और फ्रीडम इवेंट्स को शोकेस किया जाएगा। अब साथ में ये भी याद रख लेना कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल उपस्थित है कोलकाता में। आगे है नेशनल ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम। ये नाम से ही स्पष्ट है कि ड्रग की लत को छुड़वाना है। इसमें अफोर्डेबल, इजीली एक्सेसिबल और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है और स्टाफ कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है। इस प्रोग्राम को ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नोडल एजेंसी है एम्स, PGIMER चंडीगढ़, निम्हांस बेंगलोर आदि। अब ड्रग रिलेटेड समस्याओं के लिए कुछ अलग प्रोग्राम भी चलाए गए हैं, जैसे नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन तथा नशा मुक्त भारत अभियान। ये दोनों ही अभियान मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के हैं। आगे आता है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। इस अवार्ड को देता है नीति आयोग। 2018 से देता आ रहा है ये अवार्ड। प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसे होस्ट किया जाता है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जो कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति पर आधारित है। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड ऐसे वुमेन्स को दिया जाता है जो कमेंसेबल एंड ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज लाने में सक्षम रही हैं। आगे है BBNJ ट्रीटी। BBNJ का फुल फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ट्रीटी। इस ट्रीटी की 4th इंटरगवर्नमेंटल मीटिंग हुई न्यूयॉर्क में। देखिए, ये ट्रीटी अनक्लॉज के अंतर्गत आती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। ट्रीटी कहती है कि ऐसी बायोडाइवर्सिटी जहां किसी एक देश का अधिकार नहीं है, उसे बचाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने हैं वो यहाँ डिस्कस किए जाते हैं। ऐसी बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, तो ऐसे समुद्री क्षेत्र जो किसी भी देश के अंतर्गत नहीं आते, उनमें उपस्थित फ्लोरा एंड फोना। आगे आता है पेशर इनिशिएटिव, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च इनिशिएटिव। यहाँ क्रायोस्फीयर का मतलब होता है बर्फीला क्षेत्र। तो पेसर जो इनिशिएटिव है वो 2021 से 2026 तक के लिए चल रहा है। इसे चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसके अंतर्गत आर्कटिक प्रोग्राम, इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम, सदर्न ओशन प्रोग्राम, क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट प्रोग्राम आदि आते हैं।
मतलब बर्फीले क्षेत्रों से संबंधित जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो पेसर इनिशिएटिव के अंतर्गत आ जाते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। आगे आता है बप्पा नाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस टेम्पल से मुस्लिम ट्रेडर्स को भगाया जा रहा है, मतलब ऐसा आरोप लगा रहे हैं वहाँ के ट्रेडर्स। अब और भी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बप्पा नाडु श्री दुर्गा परमेश्वरी टेम्पल का निर्माण बप्पा बैरी, जो कि एक मुस्लिम व्यापारी थे केरल के, उन्होंने 14वीं सेंचुरी में करवाया था और इनकी हेल्प की थी जैन शासक मुल्की सावंत ने। तो ऑब्वियसली इस मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब इस टेम्पल की बात करें तो यह कर्नाटक के एक विलेज मुल्की टाउन में है जो मंगलोर से 22 किलोमीटर दूर है। ये टेम्पल संभावी नदी के तट पर उपस्थित है। इसमें उलाड़ी देवी की प्रतिमा मौजूद है। आगे जानते हैं डेयर टू इरेड टीबी प्रोग्राम के बारे में। फुल फॉर्म है इसका डेटा ड्रिवन रिसर्च टू एरेडिकेट टीबी। इस प्रोग्राम को चला रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके मेन कंपोनेंट्स हैं INTGS मतलब इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जीनोमिक सर्वेलेंस कंसोर्टियम, अर्थात सर्वेलेंस के लिए कंसोर्टियम बनाना है। दूसरा कंपोनेंट है INTB के हब इंडिया ट्यूबरक्लोसिस नॉलेज हब वेबिनार सीरीज़। इसमें नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए वेबिनार का आयोजन कराने की बात की गई है ताकि सॉल्यूशन भी निकल सकें। तीसरा कंपोनेंट है होस्ट डायरेक्ट थेरेपीज, विभिन्न थेरेपीज खोजने की बात की गई है। आगे जानते हैं मैंगो डिजीज़ के बारे में। ये मुख्यतः डॉग्स को होने वाला रोग है। इसमें डॉग्स की स्किन मोटी हो जाती है और उनके फर खत्म होने लगते हैं। ये इचिंग या खुजली को जनरेट करती है। मैंगो डिजीज़ होती किस कारण है? तो एक पैरासाइट या परजीवी के कारण होती है ये, जिसका नाम है पैरासिटिक माइट सार्कोप्टेस स्कैबी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पैरासाइट ह्यूमन के स्किन पर ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। हालांकि मैंगो डिजीज़ एक जूनोटिक डिजीज़ भी है, मतलब एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसफ़र हो सकती है और यह एक संक्रामक रोग तो है ही। अगला टॉपिक है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट सभी सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगा। इन यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस के लिए सिर्फ एक ही टेस्ट लिया जाएगा। इसमें 45 यूनिवर्सिटीज़ कवर होंगी। हाँ, और इसमें 12th के मार्क्स को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। इस टेस्ट को कंडक्ट कराएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 13 लैंग्वेजेस में टेस्ट होगा और फॉरेनर्स के लिए नहीं होगा, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है ये टेस्ट। आगे है H2U। ये एक चिल्ड्रन के लिए प्रोग्राम है जिसमें 1st to 8th क्लास के बच्चों को पानी संबंधी प्रॉब्लम से अवेयर कराया जाएगा। इसके लिए मुख्यतः 3 एनिमेशन फिल्म्स को बच्चों को दिखाया गया है ताकि वे यहाँ के प्रॉब्लम से अवेयर हो सकें। इसे लॉन्च किया है यूनेस्को ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ मिलकर। आगे आता है INS वल्सुरा। हाल ही में इसे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने प्रेसिडेंट कलर से नवाजा है। प्रेसिडेंट कलर किसी भी एंटिटी को तब दिया जाता है जब वह पीस या वार टाइम में एक्सट्रीम कंट्रीब्यूशन करता है। INS वल्सुरा की बात करें तो यह नेवी का प्रीमियर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है जामनगर गुजरात में। 1942 में 30 एकड़ एरिया में यह टॉर्पेडो स्कूल में शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में। इसे नीति आयोग रिलीज करता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की शुरुआत 2020 में की गई थी। इस इंडेक्स की रिपोर्ट बताती है कि कोस्टल स्टेट्स एक्सपोर्ट के मामले में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब इनके एक्सपोर्ट्स को 4 पैरामीटर्स में मापा जाता है। पहला, एक्सपोर्ट से संबंधित पॉलिसीज़ कैसी हैं। दूसरा, बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है। तीसरा, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम। और फोर्थ है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ये 11 सब पिलर्स पर आधारित है। फर्स्ट रैंक इसमें मिली है गुजरात को, सेकेंड है महाराष्ट्र और थर्ड है कर्नाटका। आगे जानते हैं भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम के बारे में। इसमें प्राकृतिक रूप से की जाने वाली कृषि पद्धति को प्रमोट करना है, जिसमें हम यूरिया का यूज़ नहीं करेंगे और बायोमास साइकिल का यूज़ करेंगे, मतलब उसे बढ़ावा देंगे। और प्राकृतिक कृषि पद्धति के लिए क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए 12,200 रुपये पर हेक्टेयर 3 साल तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए। आगे है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। रजिस्टर नाम आ गया, मतलब इसमें भी किसी चीज़ का डाटा होगा। तो इसमें IMEI नंबर होगा, मतलब मोबाइल में एक IMEI नंबर होता है 15 डिजिट का, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर।
होता क्या है कि यदि यह नंबर पता कर लिया जाए तो मोबाइल चोरी होना कम हो जाएंगे। कैसे? मोबाइल जब भी चोरी होगा तो यदि आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर ब्लॉक कर देते हैं तो सामने वाला जो भी चोर या यूज़र है वो अब मोबाइल को यूज़ नहीं कर पाएगा। मोबाइल अब यूजलेस है, किसी भी सिम पर अब काम नहीं करेगा मोबाइल। तो इन्हीं IMEI नंबर को स्टोर करके रखेगा सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इसमें 3 लिस्ट होंगी, वाइट लिस्ट जिसमें सेफ मोबाइल होंगे, दूसरा ग्रे लिस्ट जिसमें चोरी हो चुके मोबाइल होंगे, और तीसरा ब्लैक लिस्ट, इसमें IMEI नंबर ब्लॉक किए हुए मोबाइल होंगे। आगे बात करते हैं तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट के बारे में। तेजस का फुल फॉर्म है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स। नाम से ये स्पष्ट है कि ओवरसीज इंडियन, खासकर जो UAE में काम करना चाहते हैं, उन्हें स्किल प्रोवाइड करना है, ट्रेनिंग करना है। साथ ही ट्रेनिंग के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा उन्हें, और उनके ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें 10,000 इंडियन वर्कफोर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। आगे है फ्रंटियर 2022। इसे रिलीज किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। ये मुख्यतः साउंड पॉल्यूशन को बताता है। इसमें नॉइस, ब्लेजेस और मिसमैच का आकलन किया जाता है किसी भी सिटी में। इसमें मेजर नॉइस लेवल की 61 सिटीज़ को मॉनिटर किया गया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रेसिडेंट एरिया में 55 डेसिबल और कॉमर्शियल एरिया में 70 डेसिबल का साउंड परमिशेबल नॉइस या सुनने योग्य साउंड होता है। फिर 70 डेसिबल से ऊपर का साउंड हियरिंग लॉस के रिस्क को बढ़ाता है। अब इस फ्रंटियर 2022 के अनुसार सबसे अधिक शोरगुल वाली सिटी या नॉइजियस्ट सिटी बांग्लादेश की ढाका सिटी है, जिसका लेवल 119 डेसिबल है। वहीं दूसरे नंबर पर आती है उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सिटी। दिल्ली का लेवल 83 डेसिबल है। वहीं सबसे शांत सिटीज़ में इब्रिड है, जॉर्डन की सिटी, जिसका साउंड लेवल 60 डेसिबल है, और उसके बाद है लियोन, फ्रांस की सिटी। आगे बात करते हैं कोझिकोड के बारे में। ये सिटी है केरल की। इसे हाल ही में केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर बनाने के लिए प्रपोज किया गया है यूनेस्को के सामने। ये यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंतर्गत आएगा यदि यूनेस्को इसे सिलेक्ट करता है तो। आगे बात करते हैं DRDO कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम के बारे में। इसे डिजाइन किया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे ने। ये एक प्रकार की गन है जो 90 डिग्री बेंड हो जाती है। इससे टारगेट का विजन वीडियो इमेज के रूप में सोल्जर को मिल पाएगा ताकि वह सेफ रहकर अपने टारगेट को हिट कर सके। DRDO ने इस वेपन को CRPF तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए तैयार किया है। अब बताइए 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करते हैं अर्थ आवर के बारे में। तो हर वर्ष मार्च के लास्ट सैटरडे को, मतलब इस वर्ष का 26 मार्च, अर्थ आवर के रूप में मनाया गया। इसे स्टार्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा 2007 में किया गया था। इस दिन पूरे वर्ल्ड में 1 घंटे के लिए लाइट्स को ऑफ रखा जाता है। ये एक सिंबल है क्लाइमेट चेंज के प्रति अपना कंसर्न दिखाने के लिए। आगे बात करते हैं लीगल एड क्लिनिक के बारे में। इसे लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलकर। ये NCW के ऑफिस के बाहर होगा। ये क्लिनिक एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है जिसमें परेशान महिलाएं विधिक सहायता प्राप्त कर सकेंगी। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सुविधाएं भी अवेल करने की जानकारी दी जाएगी उन्हें। आगे आता है काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। हाल ही में यहाँ पर वन हॉर्न राइनो की संख्या में 200 की बढ़ोतरी हुई है। 2018 में यह संख्या 2413 थी और 2022 में 2613 है। एग्जैक्ट 200 संख्याएं बढ़ी हैं। वन हॉर्न राइनो IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल है। आगे बात करते हैं कॉन्डोर्स के बारे में। ये P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, मतलब ये समुद्रों के सर्वेलेंस के लिए एक एयरक्राफ्ट है। कॉन्डोर नाम इसे एक पक्षी के नाम पर दिया गया है जिसके अत्यधिक विशाल पंख होते हैं। हाल ही में कॉन्डोर को इंडियन नेवी ने फॉर्मली कमीशन किया है। आगे जानते हैं काउंसिल ऑफ यूरोप के बारे में। इस काउंसिल ने रूस के रिप्रेजेंटेशन राइट को छीन लिया है। काउंसिल ऑफ यूरोप को 1949 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शांति, बहाली और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ लंदन के तहत, ताकि ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द लॉ आदि को यूरोप में एस्टैब्लिश किया जा सके। यह यूरोपियन यूनियन से पूरी तरह अलग है। इसके 47 मेंबर्स हैं जिसमें 27 कंट्री यूरोपियन यूनियन की भी हैं। हाँ, लेकिन ये कोई बाइंडिंग लॉ नहीं बनाता। यूनाइटेड नेशन में इसे ऑब्जर्वर का स्टेटस है। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में है। आगे आता है कॉम्पेंसेशन टू विक्टिम ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट्स स्कीम 2022। इस स्कीम के तहत
हिट एंड रन केस में एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा। यदि व्यक्ति की डेथ होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और यदि इंजरी होती है तो 50,000 रुपए की सहायता प्रोवाइड की जाएगी। ये सहायता मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के माध्यम से दी जाएगी। आगे जानते हैं पिकल बॉल के बारे में। ये एक गेम है जिसे 1965 में स्टार्ट किया था जो पिट्जर्ड, बिल बेल तथा बैरने मैक्यूलम ने। हाल ही में देखा गया कि यूएसए में यह गेम 39.3% की दर से बढ़ रहा है खेलना। पिकल बॉल गेम में मुख्यतः टेबल टेनिस, टेनिस तथा बैडमिंटन के कंपोनेंट मिक्स रूप में पाए जाते हैं। इंडिया में इसकी शुरुआत सुनील पालवलकर ने की थी। आगे आता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। ये एनुअली रिलीज किया जाता है इंडेक्स। इसे रिलीज करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये चीज़ याद रखना, विपो रिलीज नहीं करता है इसे, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है। इसमें 55 ग्लोबल इकोनॉमीज को रैंक की जाती है। इसमें हाल ही में 2 नई कंट्रीज भी जोड़ी गई हैं, घाना और होंडुरास। इस इंडेक्स में टॉप किया है यूएसए ने और इंडिया की रैंक है 43rd। इंडिया का थोड़ा ही स्कोर बढ़ा है, 38.4% से बढ़कर इंडिया का स्कोर हुआ है 38.6%। आगे जानते हैं साइक्लोन एमनाटी के बारे में। इसने मेडागास्कर को हिट किया है। बात करते हैं इंडियन ग्रे हॉर्नबिल के बारे में। यह पक्षी मांसाहारी है, IUCN की लीस्ट कंसर्न लिस्ट में है। हाल ही में गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसे दोबारा गिर फॉरेस्ट में रिलोकेट कर रहा है। इसके हैबिटेट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उपस्थित हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि सभी देश आ जाते हैं। आगे बताइए हर्मेटिक वाइपर क्या है। तो ये डेटा वाइपर मालवेयर है, मतलब साइबर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। हर्मेटिक वाइपर के माध्यम से किसी भी सिस्टम का पूरा ही डेटा इरेज या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इसे रिकवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये खतरनाक है। इसी से संबंधित है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DDoS। इस अटैक में क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट में इतनी सारी रिक्वेस्ट की बॉम्बार्डिंग कर दी जाती है कि वह वेबसाइट खुद ही नहीं समझ पाती कि ये रिक्वेस्ट फेक हैं या जेन्यून। इसी के चलते वेबसाइट क्रैश कर जाती है। आगे बात करते हैं मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन की, जो 1936 में हुआ था। इसके तहत सी ऑफ मरमरा या मरमरा सागर के आसपास 2 जल संधियां हैं, वास्पोरस जल संधि और डार्डेनलीज जल संधि। मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन कहता है कि इन जल संधियों पर टर्की का ही पूरा अधिकार होगा। अब रशिया यूक्रेन वॉर में टर्की डिसाइड कर सकता है कि कौन इन जल संधियों का यूज़ कर सकता है। इसमें आर्टिकल 19 रशिया को थोड़ा एडवांटेज दे देता है मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के ऊपर। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस के बारे में। IMPO मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ये उपस्थित है IITM पुणे में। यह इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल मॉनसून रिसर्च को सपोर्ट करेगा, साथ ही वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम और वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम के अंतर्गत काम करेगा। आगे बात करते हैं स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट के बारे में। इसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर ने लॉन्च किया, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु निम्हांस के द्वारा लॉन्च किया गया। स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट में विमेंस की मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल वेल बींग्स को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। इसमें 6000 वन स्टेप सेंटर्स के फंक्शनरीज को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे ट्रेन होकर विमेन के मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल वेल बींग को स्ट्रेंथन कर सकें। वन स्टॉप सेंटर काउंसलर्स को एडवांस सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे इसमें। आगे जानते हैं ई बिल सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होता है कि कोई भी वेंडर या सप्लायर जब गवर्नमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उनके पास वह बिल जनरेट करके अपना पेमेंट प्राप्त करता है, जिसमें कई बार देरी भी हो जाती है। इसे ही कम करने के लिए पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट बिलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए ई बिल सिस्टम सामने लाया गया है। इसमें वेंडर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मध्य फिजिकल इंटरफेस कम होगा और बिल के क्लेम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के द्वारा जिस भी व्यक्ति ने पहले बिल पेमेंट को क्लेम किया है उसे पहले पेमेंट किया जाएगा। इस ई बिल सिस्टम को डेवलप कर रहा है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक डिवीज़न है। आगे बात करते हैं इंडिया के पहले डुगोंग रिजर्व के बारे में। यह रिजर्व बन रहा है पाक बे में, जो इंडिया और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में उपस्थित है। ये डुगोंग रिजर्व 500 किलोमीटर का एरिया होगा। डुगोंग की बात करें तो यह एक शाकाहारी जीव है जो बायोडाइवर्सिटी में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसे सी काऊ भी कहते हैं। IUCN में वल्नरेबल स्टेटस है इसका और 30 कंट्रीज में मिलता है। इंडिया में मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार के पास मिलते हैं।
आगे बात करते हैं इस्केमिक स्ट्रोक्स के बारे में। इसमें क्या होता है कि ब्रेन में जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है या किसी कारण से स्टेनोसिस या आर्टरी पतली होने लगती हैं, तो उसके कारण ब्लड सेल्स तक खून नहीं पहुंच पाता। इससे ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और वे सेल्स खत्म होने लगती हैं। इससे ही स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब धीरे धीरे स्ट्रोक्स आने शुरू हो जाते हैं। इसे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक भी कहा जाता है, TIA। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि बोलने और समझने में ट्रबल होता है, देखने में चलने में व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है, पैरालिसिस, नमनेस ऑफ फेस, आर्म्स, लेग्स, सडन और सीवर हेडेक, वॉमिट आदि लक्षण देखने मिलते हैं। आगे आता है सिम्बा, सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एशियाटिक लायन। तो इसे गुजरात का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज कर रहा है, जिसमें वह इंटेलिजेंट मार्किंग के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से एशियाटिक लायन को आइडेंटिफाई करेगा। ये एक फोटो आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर होगा जो कि लायंस के बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा उनमें अंतर करेगा कि ये पर्टिकुलर एक लायन है या उससे अलग लायन। इससे विभिन्न संख्याओं की गणना भी हो सकेगी लायंस की। इसमें डीप मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी यूज होगी। आगे जानते हैं पेरिनी डांस के बारे में। तो तेलंगाना का एंशिएंट डांस परफॉर्मेंस है ये पेरिनी डांस। काकतीय डायनेस्टी के समय इस डांस को अत्यधिक बढ़ावा मिला। ये लॉर्ड शिवा के ऑनर में किया जाने वाला डांस है। इसमें सोल्जर्स जब लड़ाई पर जाते थे तब यह उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए परफॉर्म किया जाता था। वारंगल के रामप्पा टेम्पल में गर्भगृह में इसके भित्ति चित्र भी उकेरे गए हैं। यह डांस सिर्फ मेल्स के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं सरस 3 रेडियो टेलीस्कोप के बारे में। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है यह टेलीस्कोप। इसने हाल ही में यह बात बताई है कि एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और MIT के द्वारा कुछ समय पहले कही गई बात कि ब्रह्मांड से आने वाले रेडियो वेव सिग्नल कॉस्मिक डाउन से आ रहे हैं, इस बात का खंडन करता है सरस 3 रेडियो टेलीस्कोप। इन्होंने बताया कि ये रेडियो वेव सिग्नल कॉस्मिक डाउन से नहीं आ रहे। अब यहाँ हम देख लेते हैं कॉस्मिक डाउन का मतलब क्या होता है। तो जब बिग बैंग विस्फोट हुआ था तो 50 मिलियन से 1 मिलियन साल के बीच का समय कॉस्मिक डाउन कहलाता है। इसी समय यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, जिसमें गैलेक्सी, स्टार्स आदि बने थे। आगे आता है अग्नि कंदाकरनान थय्यम। ये भी एक डांस परफॉर्मेंस है जो केरल के कन्नूर में कालियट्टम फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म किया जाता है। थय्यम के लगभग 456 टाइप्स हैं। थय्यम के माध्यम से खुद को भगवान से जोड़ने की बात की जाती है। इसे सिर्फ मेल आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं और सिर्फ देवाकुथु नाम का थय्यम डांस महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसे सिर्फ टेम्पल में परफॉर्म किया जाता है और उस टेम्पल का नाम है थेक्कुम्बाड कुलोम टेम्पल। अब 2 विशेष प्रकार के थय्यम इस प्रकार हैं। विष्णु मूर्ति जो वैष्णव थय्यम है, इसमें नरसिंह अवतार की कहानी बताई जाती है। दूसरा है श्री मुथापन्न थय्यम, इसमें विष्णु और शिव की कहानी बताते हैं। आगे बात करते हैं डे लाइट हार्वेस्टिंग के बारे में। इसमें हार्वेस्टिंग का मतलब खेती से संबंधित नहीं है, बल्कि ऐसे LED लाइट्स या बल्ब का प्रयोग करने से संबंधित है जिसमें दिन की रोशनी जब सामने आएगी तो ये LED लाइट्स स्वयं अपने आप के ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर पाएंगे। इनमें फोटो सेंसर्स लगे होंगे। इस टेक्नोलॉजी को ही डे लाइट हार्वेस्टिंग कहा जा रहा है। आगे जानते हैं कोलोकेशन के बारे में। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज या NSE का जो स्कैम हुआ था उसके समय ये सामने आया था कोलोकेशन। इसमें कुछ लोगों को या ब्रोकर्स को टाइम से पहले ही शेयर्स की जानकारी मिल जाती है, जिससे वे अन्य लोगों की अपेक्षा जल्दी उन शेयर्स को खरीद पाते हैं। ये एक इलीगल प्रैक्टिस होती है जिस कारण शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले अन्य लोगों को नुकसान होता है। यही है कोलोकेशन। आगे जानते हैं कवच के बारे में। ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन है। जब 2 ट्रेन टकराने की स्थिति में होंगी तो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग सिस्टम काम करने लगेगा। इसे मुख्यतः एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए बनाया गया है। इसे डेवलप किया है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने। RDSO रेलवे का एकमात्र रिसर्च विंग है जिसे 1957 में एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है लखनऊ में। कवच के माध्यम से ऑटोमेटिक ब्रेकिंग तो होगी ही, साथ ही क्रॉसिंग गेट से निकलते समय ट्रेन ऑटोमेटिकली विस्लिंग करना शुरू कर देगी, ऑटोमेटिकली इमरजेंसी मैसेज सेंड कर देगी यदि कोई इमरजेंसी की कंडीशन है तो। साथ ही इसमें सेंट्रलाइज्ड लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाने की बात कही गई है ताकि ट्रेन की स्थिति पता चलती रहे। आगे है हंस NG या हंस नेक्स्ट जनरेशन। हंस NG एक एयरक्राफ्ट ट्रेनर है जिसे CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलोर ने डेवलप किया है। ये 1993 में बने हंस का अपडेटेड वर्जन है। आगे जानते हैं फ्यूजोबैक्टीरियम के बारे में। ये बैक्टीरिया मनुष्य के मुंह में पाया जाता है। ओरल ट्यूमर का भी कारण बनता है। ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, सामान्यतः जीवों के आंतों में भी रहते हैं और एक्स्ट्रा ओरल इन्फेक्शन का भी कारण बनते हैं। अब लास्ट टॉपिक है बोल्ट्जमैन मेडल।
यह मेडल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के फिजिसिस्ट दीपक धर को दिया गया है। इन्हीं के साथ अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन जे हॉपफील्ड को भी मिला है यह मेडल। बोल्ट्जमैन मेडल को 1975 से कमीशन ऑफ स्टैटिक्स फिजिक्स द्वारा दिया जाता है, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के अंडर में काम करता है। पहले ये नोबेल प्राइज़ विनर को भी दिया जाता था, लेकिन अब जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिल गया है उन्हें बोल्ट्जमैन मेडल नहीं दिया जाता। तो ये सारे करंट अफेयर्स थे मार्च 2022 के। आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।